गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ आपके सामने 3 कंटेंट्स लेकर प्रस्तुत कर रहे हैं और तीनों कंटेंट्स एग्जामिनेशन की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, एक विद्यार्थी के जीवन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वही मनुष्य न तो कुएं की चार दीवारों के अंदर उछलने कूदने वाला मेढक है और न गूलर के अंदर रेंगने वाला किताब में जो अपनी अल्प बुद्धि के छीन आलोक में मदमस्त बना फिरे, बाह्य जगत से पृथक रह अपनी संकुचित दुनिया के भव्य के उत्कर्ष का निरर्थक स्वप्न देखता रहे। यह तो सभ्यता के प्रारंभिक व्यवस्था से ही अपने ऋषि मुनियों, अपने पूर्वजों, अपने कल्चर से, भारतीय कल्चर से, जो हमारा सभ्यता संस्कृति अति प्राचीन है, अपने रामायण और महाभारत, पुराण, वेद, उपनिषद से यह लाभान्वित होने की आकांक्षा रखते आया है। आज हमारे माननीय मोदी जी जो हैं, उनसे बार बार मैं यह आग्रह करूंगा कि आज भारत का स्वर्णिम इतिहास लिखने का समय आ गया है। विद्वानों का एकजुट करके मेरा इतिहास को पुनर्गठित किया जाए ताकि भारत सोने का चिड़िया था, है और रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना, क्योंकि महाभारत कुरुक्षेत्र का वो प्रसंग मुझे बड़ा ही इंपॉर्टेंट लगता है कि अधिकार पाकर भूल जाना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इन्हीं धर्म के साथ, अपना धार्मिक प्रवृत्ति के साथ मैं अपना कंटेंट चालू करता हूं। क्या भारत का इतिहास के काल बनना अवैज्ञानिक था? टेस्ट करेंगे अशोक, सम्राट अशोक का, और थेलस थ्योरम एक्सरसाइज 7A का 11 बताएंगे। जीके में भारत का क्षेत्रफल, भारत के दृष्टिकोण से, क्षेत्र के दृष्टिकोण से विश्व में भारत का 7वां जो स्थान है वो बताएंगे और उसकी चौहद्दीवाद बताएंगे। बस तो अपना चालू करते हैं। क्या भारत के इतिहास का काल गणना अवैज्ञानिक है? इसको टेस्ट करेंगे सम्राट अशोक के परिप्रेक्ष्य में। तो सम्राट अशोक का परिप्रेक्ष्य में जो इतिहास लिखा गया है, इसमें काल गणना की क्या पोजीशन है, क्या यह वैज्ञानिक है, क्या है, इसका टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट में 4 प्रकार के अशोक का वर्णन मिलता है, राम पुराण से, महाभारत से, जो भी जहां जहां हमारे बुक से अवेलेबल है। तो हम चालू करते हैं कि अशोक ने 265 ईस्वी पूर्व में शासन संभाला। सम्राट अशोक के भारत का इतिहास में ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में जो महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है वह सर्वविदित है। आज अशोक का नाम संस्कार के महानतम व्यक्तियों में गिना जाता है। इसकी प्रसिद्धि का प्रमुख मुख्य कारण उसके द्वारा चट्टानों और प्रस्तरों स्तंभों पर लिखवाए गए अजर अमर शिलालेख हैं, जो संपूर्ण राज्य में स्थितः विद्यमान रहे हैं, किंतु उनमें उनके व्यक्तित्व, जीवन अर्थात जन्म, मरण, माता पिता के नाम, शासन काल आदि के संबंध में कोई विशेष जानकारी सुलभ नहीं हो पाती। यह भी उल्लेखनीय है कि उन शिलालेखों में से अशोक का नाम केवल एक ही छोटे शिलालेख में मिलता है, शेष पर तो देवा नाम प्रिय शब्द ही आया है। अतः इससे यह भी पता चल पाता है कि यह नाम वास्तव में कौन सा अशोक का है, क्योंकि भारत में भिन्न भिन्न कालों में अशोक नाम के 4 राजा हुए हैं। पहला अशोक कल्हण का राजतरंगी के अनुसार कश्मीर के राजाओं की सूची में 48वें राजा का नाम अशोक था, जो कनिष्क के 3 पीढ़ी ऊपर था। वह कश्मीर के गोविंद राजवंश का था और उसका धर्माशोक भी कहते थे, उसको धर्माशोक भी कहते थे। मैं धर्म प्लस अशोक, धर्माशोक कहते थे। दूसरा अशोक पुराणों के अनुसार मौर्य वंश का तीसरा राजा अशोक वर्धन था। यह चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था, पोता था। उसने बाद में बुद्ध धर्म अपनाकर धर्म प्रचार के लिए बहुत कार्य किया।
दो अशोक के बारे में बताए, एक कलहन के बारे में, दूसरा पुराण के अनुसार मौर्य वंश के बारे में। तीसरा, गुप्त वंश के दूसरे राजा समुद्रगुप्त ने अपना उपनाम अशोकादित्य रखा हुआ था। अनेक स्थानों पर उसका मठ अशोक ही कहा गया है। वह बड़ा ही साहसी और वीर राजा था। उसने संपूर्ण देश में बड़े व्यापक स्तर पर विजय अभियान चलाया। ये तीसरा अशोक का वर्णन कर दिए हम। अब चौथा अशोक है। पुराणों के अनुसार शिशुनाग वंश के दूसरे राजा का नाम अशोक था। वह शिशुनाग का पुत्र था। उसका रंग अधिक काला होने से उसे काला शोक या काक वर्णा नाम से पुकारा जाता था। बौद्ध ग्रंथों में जबकि अशोक के संबंध में बड़े विस्तार से चर्चा की गई है, किंतु उसके वर्णन का एक दूसरे से भिन्न है। इस संदर्भ में आचार्य रामदेव का कहना है कि बौद्ध लेखकों ने अशोकादित्य, समुद्रगुप्त और गोनंदी अशोक, कश्मीर दोनों को मिलाकर एक चक्रवर्ती अशोक की कल्पना कर ली है। भारत का इतिहास पृष्ठ 41 में हम पढ़ेंगे। इस स्थिति में यह निष्कर्ष निकाल पाना कि इसमें से बौद्ध धर्म प्रचारक देवानंद प्रिय अशोक कौन सा है, कठिन है। जहां तक अशोक के 265 ईस्वी पूर्व की गद्दी पर बैठने की बात है, इस संबंध में अनेक मत हैं। पहला, मैक्स मुलर के अनुसार 850 ईस्वी पूर्व चीनी विवरण और 315 ईस्वी पूर्व शिलोंग विवरण, और फ्लीट ने 1260 ईस्वी पूर्व राजतरंगी से पता चलता है, और भारतीय काल गणना में 1472 ईस्वी पूर्व पता चलता है। यह उल्लेखनीय है कि पौराणिक काल गणना के अनुसार अशोक मौर्य के राज्य के लिए निकाले 1472 से 1436 ईस्वी पूर्व के काल में राजतरंगिणी के आधार पर धर्माशोक के लिए निकले राजकाल 1448 से 1400 ईस्वी पूर्व में कुछ समानता है। जबकि भारत के इतिहास में आधुनिक रूप में लिखने वाले इतिहासकारों द्वारा निकाले गए 265 ईस्वी पूर्व के काल से कोई समानता ही नहीं है। उक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत के इतिहासकारों द्वारा अशोक के संबंध में निर्धारित काल निर्णय भी बहुत उलझा हुआ है। अतः 265 ईस्वी पूर्व में वह गद्दी पर बैठा ही था, यह निश्चित रूप से नहीं माना जा सकता। जहां तक आधुनिक रूप से भारतीय इतिहास लिखने वालों और भारतीय पौराणिक आधार पर काल गणना करने वालों की अशोक के राज्यारोहण की तिथि का प्रश्न है, दोनों में लगभग 1200 वर्षों का अंतर आ जाता है। अब आप ही बताइए कि अशोक का शासन कब संभाला, कब जन्म हुआ, ये भी नहीं पता चल पाता है। हमने ये विषय सूची किताबों से निकाल कर रख दिया है। आप इस रिसर्च का विषय है। माननीय मोदी से भी मेरी आग्रह है कि रिसर्च का विषय है और सही काल गणना निकल सकता है यदि सही से आकलन किया जाए तो। अब अगला हम चलते हैं थेलस थ्योरम पर का एक्सरसाइज 7 का 11 पे। ABCD is a parallelogram in which P is the midpoint of BC. P is the midpoint of BC. P है जो midpoint है BC का, and Q is the point on AC, और Q है जो AC पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, such that CQ is equal to 1/4। CQ बराबर कहता है 1/4 AC, पूरा AC को कहता है 4AC, ठीक है। If PQ प्रोड्यूस मीट, PQ को आगे बढ़ाते हैं BC एट R पर मिलता है, तो प्रूव दैट R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो R को मिड पॉइंट BC का साबित करने के लिए कहता है। तो हम अब चलते हैं ज्वाइंट BC, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं जिसमें BC को BD को हम ज्वाइन कर देते हैं। सपोज इट मीन्स AC
एट एस, और एस पर एसी को ही काटता है, एस पर काटता है, यहाँ पर एस है, जो छोटा लिखा हुआ है बड़ा भी लिखिए। सिंस डायगोनल शब्द पैरेलल अराउंड बाइसेक्ट ईच अदर, CS इक्वल टू 1/4 AC हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि डायगोनल एक दूसरे को समविभाजित करता है, एक दूसरे को, तो यहाँ CS बराबर हाफ AC हो जाएगा, लेकिन हमको दिया हुआ है CQ बराबर 1/4 AC, इसलिए CQ बराबर हाफ CS हो जाएगा, CQ बराबर हाफ, क्योंकि CQ AC की जगह 2CS रखेंगे तो हो जाएगा 1/2 CS, ये हो जाएगा। मैंने CQ ऐसे भी कर सकते हैं, CQ बराबर करेंगे, यहाँ पर 2AC है, AC बराबर 2AC बराबर कितना है 2CS है, इसलिए 1/4 इंटू 2CS करेंगे तो कट जाएगा, तो 1/2 CS हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ CS हो जाएगा, तो Q CS का मिड पॉइंट है, सो PQ समानांतर हो गया, PQ समानांतर हो गया DS का, इसका समानांतर हो गया ये, क्योंकि इसका मिड पॉइंट ये हो गया, इसका मिड पॉइंट है, दोनों मिड पॉइंट मिलाने, एक किसी त्रिभुज के दो भुजाओं में मध्य बिंदु को मिलाने वाले जगह तीसरी भुजा का समानांतर होती है और आधी होती है, तो तीसरी भुजा समानांतर हो गई, PQ समानांतर DS हो गया, देयरफॉर QR, इसी प्रकार QR समानांतर SB हो गया। तब CSB में, अब CS और B में ये वाला त्रिभुज में चलते हैं, Q is the midpoint of CS, Q is the midpoint of CS and R, और QS समानांतर है SB का, इसलिए R is the midpoint of BC, R is the midpoint of BC by converse of midpoint theorem, converse of midpoint theorem से, ये by converse of यहाँ पर लिख भी सकते, प्रूफ लिख भी ना, यहाँ लिख सकते by converse of midpoint theorem। इस प्रकार ये प्रूफ हो जाता है, बड़ा ही आराम तरीके से प्रूफ होता है, और आशा और विश्वास करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो अब हम जीके की ओर चलते हैं। भारत का क्षेत्र 32,87,782 वर्ग किलोमीटर है, और क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का भारत 7वां स्थान है। अब इसका हम थोड़ा सा इसका वर्णन करते हैं कि उत्तर में कौन है, चीन है, नेपाल और भूटान, 3 की सीमा मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अरब सागर है। अब पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में हिंद महासागर और श्रीलंका है। यह इसका क्षेत्रफल हो गया। आशा और विश्वास करते हैं कि आपको बड़ा बढ़िया से समझ में आया होगा। थोड़ा जीके का भी आपको दिखा दिए हैं हम आशा और विश्वास करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अब थोड़ा सा हाउ टू यकीन को चला करके हम बताते हैं। इसमें जितना हम जानते हैं और कुछ जानने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे इसको। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि थोड़ा सा अपना चलाते हैं पहले, उसके बाद हम दिखावेंगे आपको। शादी बरात का दिखाएं, बड़ा ही सुंदर दृश्य भारतीय कल्चर का एक प्रस्तुत कर रहा है। भारतीय कल्चर भी कितना रिच था,
और इसको यूरोपीय वासी ने एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, ये दुनिया का मेला बदली की रात वैसे जाएगी, वाह इस प्रकार आज इतना ही ऐसे नीति की बातें इसमें आ रहा है। देखते हैं नीति की बातें क्या है। आज तारीख 3/11/2023 नीति की बातें और जिंदगी की बातें का 36वां एपिसोड। सपने वो नहीं है जो हम नींद से देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते हैं। अभिमन्यु ने महाभारत में एक बात सुंदर कही थी, हिम्मत से हारना मगर हिम्मत मत हारना, जो मुस्कुराना उसे नहीं होगा, जो चल रहा उसे पांव के छाले होंगे। जो मंजिल को पाने की चाह रखते हैं वो समंदर का भी पत्थर से फूल बना देते हैं। आपका असली मुकाबला अपने आप से है। अगर आप आज खुद को घर से बेहतर पाते हैं तो यह आपकी बड़ी चीज है। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी धूप में आने से मिलता है। आज की नीति की बातें का सच्चाई, जिंदगी उसी बस की कंडक्टर की तरफ जाना भी चाहिए और सफर भी देगा। जय हिंद, जय भारत। संत परम ऐसे वरुण कुमार यादव। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के सामने 4 कंपनी लेकर आए हैं। महाभारत का यह कथन अधिकार पाकर भूल जाना यह बड़ा दुष्कर्म है। न्यायाधीश अपने बच्चों से दंड देना धर्म है। तो आज का बात इतना ही रहा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।